नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आपके लिए हाल ही में एक सीरीज की शुरुआत की थी जिसका नाम है टारगेट यूकेपीएससी प्रीलिम्स 2024। इस सीरीज में हमने कुछ खंडों के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया है ताकि आपकी आने वाली यूकेपीएससी की परीक्षा में अगर इनसे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो इस प्रश्न को आप ठीक कर सके और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। आज जिस खंड पर हम बात करने वाले हैं वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो अर्थव्यवस्था के उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करेंगे। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज का पहला तथ्य देखते हैं। उत्तराखंड में किस ऊर्जा संसाधन के विकास की अपार संभावनाएं हैं? आपको बताना है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा संभावना किस ऊर्जा संसाधन की है। तो सबसे ज्यादा संभावनाएं जल ऊर्जा संसाधन की मानी जाती हैं। आप जानते हैं कि भारत की कुछ प्रमुख नदियों का उद्गम उत्तराखंड से ही होता है, जैसे गंगा, यमुना और भी बहुत सी सहायक और मुख्य नदियां उत्तराखंड में हैं। तो उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं की बहुत ज्यादा संभावना है। तो जल ऊर्जा के क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा संभावना मानी जाती है। जल ऊर्जा को एक ऊर्जा संसाधन के रूप में प्रयोग करने की सबसे अधिक संभावनाएं उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ऊर्जा परियोजनाओं को किसके निर्देशन में संचालित किया जाता है? ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो किसके निर्देशन में संचालित किया जाता है? राज्य ऊर्जा निगम तथा नेशनल पावर कॉरपोरेशन के निर्देशन में इसको संचालित किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करते हैं। उत्तराखंड में पिरूल किसको कहते हैं? चीड़ की पत्तियों को कहते हैं। तो उत्तराखंड में पिरूल आधारित ऊर्जा नीति कब शुरू की गई थी? तो पिरूल आधारित ऊर्जा नीति की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। क्या थी ये योजना? इसके बारे में थोड़े से तथ्य जान लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत चीड़ की पत्तियां इकट्ठी कर केंद्रों पर जमा करने पर प्रति किलो के हिसाब से लोगों को भुगतान किया जाता है और जंगल की लगने वाली आग को कम करने के अंतर्गत और साथ ही ऊर्जा उत्पादन के लिए इस योजना को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण खबर पर, महत्वपूर्ण तथ्य पर प्रकाश डालते हैं। उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाओं में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाओं में सामान्य तौर से रन ऑफ रिवर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। रन ऑफ रिवर तकनीक का मतलब क्या है? ये एक महत्वपूर्ण जल विद्युत तकनीक है, जल विद्युत ऊर्जा की तकनीक है। इसके अंतर्गत बिना बहाव में, किसी नदी के बहाव में बदलाव किए बिना, उसमें परिवर्तन किए बिना जल विद्युत का उत्पादन सामान्य तौर से किया जाता है। भंडारण बहुत कम स्तर पर किया जाता है और एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत, तकनीक के अंतर्गत रन ऑफ द रिवर तकनीक आती है। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहां पर स्थित है? तो राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क देहरादून में स्थित है उत्तराखंड का। साथ ही उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है टिहरी जल विद्युत परियोजना। एक और महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है उत्यासु। तो उत्यासु जल परियोजना किस नदी पर है? आपको ये बताना है। तो ये अलकनंदा नदी पर है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य की आय में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? किस क्षेत्र ने दिया? आपको ये बताना है। तो राज्य की आय में सबसे अधिक योगदान वित्तीय वर्ष 2022-23 में देने वाला अगर कोई सेक्टर है तो वह है पर्यटन क्षेत्र। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है? सामान्य तौर से अर्थव्यवस्था को 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है: कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो हमें यह बताना है कि उत्तराखंड में किस क्षेत्र की कितनी भागीदारी है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अगर हम कृषि और सहायक क्षेत्रों की बात करें तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान 10% है। अगर हम उद्योग की बात करें जिसमें पर्यटन भी शामिल है तो उत्तराखंड की पूरी अर्थव्यवस्था में उद्योग का जो भागीदारी है वो 52% की है और सेवा क्षेत्र की जो भागीदारी है वो 38% की है। यानी सबसे बड़ी भागीदारी उद्योग सेक्टर की है और उसके बाद सेवा सेक्टर की है और उसके बाद कृषि और सहायक क्षेत्र की है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? उत्तराखंड को जो विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था वो 1 अप्रैल 2001 को प्रदान किया गया था। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है, यानी किसी न किसी प्रकार के काम में लगा हुआ है? तो 38.39% जनसंख्या का भाग जो है वो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। राज्य के कृषि कार्य में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, उनकी भागीदारी कितनी है? 50% से अधिक भागीदारी महिलाओं की है कृषि क्षेत्र में।
राज्य का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन सा है? तो राज्य की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है हरिद्वार जनपद, जिसकी अवस्थिति आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और अन्य जिलों की बात करें कि जहां पर प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज्यादा योगदान रहता है, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है, हरिद्वार के बाद उधम सिंह नगर का स्थान आता है, उसके बाद देहरादून का स्थान आता है और चौथे नंबर पर चमोली जिला है। तो ये आप एक क्रम याद कर सकते हैं कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद के हिसाब से हरिद्वार पहले नंबर पर है, दूसरे पर उधम सिंह नगर है, तीसरे पर देहरादून है और चौथे पर चमोली है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ अभी हमने देखा था कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र उत्तराखंड का पर्यटन से जुड़ा हुआ है और वही पर्यटन क्षेत्र ही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की सामान्य तौर से रीढ़ माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यटन क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में राजकीय वृद्ध आश्रम खोलने की घोषणा की गई है? तो किस जिले में राजकीय वृद्ध आश्रम खोलने की घोषणा की गई है? देहरादून जिले में की गई है ये घोषणा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड सरकार का बजट किसने पेश किया? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड का जो बजट है वो प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड सरकार का कुल व्यय कितना अनुमानित किया गया था? 77,407 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां कितनी अनुमानित है? तो राज्य सरकार की जो राजस्व प्राप्तियां हैं ये वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 57,057 करोड़ रुपए अनुमानित है। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? 9,047 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस योजना के तहत परिवार की पहली 2 बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी उत्तराखंड के अंतर्गत। तो ये योजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और आपको नाम याद होना चाहिए, नंदा गौरा योजना। नंदा गौरा योजना के तहत परिवार की पहली 2 बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? जन्म के समय 11,000 रुपए और कक्षा 12 को उत्तीर्ण करने के बाद 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बालिकाओं की पढ़ाई को लेकर के और उनके बेहतर भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है नंदा गौरा योजना। बजट के दौरान कहां राज्य कैंसर संस्थान खोलने की घोषणा की गई? यानी पिछले वर्ष 2023-24 का जो बजट पेश किया गया था, कहां पर राज्य कैंसर संस्थान खोलने की घोषणा की गई थी? हल्द्वानी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 तक राज्य में बैंकों की कुल संख्याएं कितनी है? अगर हम बैंकों की कुल संख्याएं की बात करें यानी उनकी शाखाओं की बात करें तो 2,410 ये शाखाओं की संख्या सामान्य तौर से बैठती है। राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत किस क्षेत्र से लिया जाता है? यानी राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यह है कमर्शियल, वाणिज्यिक कर। वाणिज्यिक कर राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर स्थित है? ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है और आपको पता होना चाहिए, लाल कुआं में स्थित है। राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना कहां की जा रही है? तो राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना देहरादून में की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। एक जनपद 2 उत्पाद योजना कब से शुरू की गई थी? एक जनपद 2 उत्पाद योजना अक्टूबर 2021 से शुरू की गई थी। तो हम ये देख लेते हैं कि किस जनपद में 2 उत्पादों का चयन किया गया है। जैसे अगर हम अल्मोड़ा की बात करें तो यहां पर इस योजना के अंतर्गत जो 2 उत्पादों को शामिल किया गया है वे कौन कौन से हैं? अल्मोड़ा जिले में बाल मिठाई और ट्वीड यानी कपड़ा। बागेश्वर जिले के 2 उत्पाद कौन से हैं? पीतल उत्पाद और मंडुआ के बिस्किट। चंपावत जिले के 2 उत्पाद कौन से हैं? लोहो उत्पाद और हस्तशिल्प उत्पाद। अगर हम चमोली जिले की बात करें यहां पर जिसकी अवस्थिति है तो इसके अंतर्गत हथकरघा उत्पाद और हर्बल तेल को शामिल किया गया है इसके 2 उत्पादों में। देहरादून के 2 उत्पादों में शामिल है बेकरी उत्पाद और मशरूम। हरिद्वार के 2 उत्पादों में शामिल है गुड़ और शहद से बनी वस्तुएं। नैनीताल के 2 उत्पाद हैं एपन क्राफ्ट और कैंडल क्राफ्ट। पौड़ी गढ़वाल की अगर हम बात करें तो हर्बल उत्पाद और लकड़ी के फर्नीचर इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। टिहरी गढ़वाल की अगर बात करें तो फाइबर उत्पाद और टिहरी नथ इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। उत्तरकाशी की बात करें तो ऊन हस्तशिल्प और सेब उत्पाद इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। पिथौरागढ़ के 2 महत्वपूर्ण उत्पाद हैं ऊन उत्पाद और मुनस्यारी राजमा। महत्वपूर्ण उत्पाद है
रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करें तो मंदिर, कलाकृति उत्पाद और प्रसाद उत्पाद को शामिल किया गया है 2 उत्पाद योजना के अंतर्गत। और वहीं उधम सिंह नगर की अगर हम बात करें तो मेथा ऑयल और मूंज घास उत्पाद को इसकी 2 उत्पाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो राज्य के 1 जिला 2 उत्पाद योजना के अंतर्गत शुरू किए गए हैं। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहां पर है? तो राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहां पर स्थित है? काशीपुर में स्थित है। देहरादून में आरबीआई की शाखा स्थापित की गई। तो देहरादून में आरबीआई की शाखा कहां पर स्थापित की गई? शाखा कब स्थापित की गई? जून 2006 में स्थापित की गई थी। पीतल नगरी के रूप में उत्तराखंड के किस शहर को विकसित किया जा रहा है? यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो अल्मोड़ा को पीतल नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना का जो संचालन है वो महिला सशक्तिकरण और बाल विभाग द्वारा किया जा रहा है। राज्य में दिव्यांग लोगों के लिए, यानी उत्तराखंड राज्य में दिव्यांग लोगों के लिए सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 4% आरक्षण की व्यवस्था दिव्यांग लोगों के लिए सरकारी सेवाओं में उत्तराखंड के अंतर्गत की गई है। आगे बढ़ते हैं। पशु मृत्यु दर में कमी और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार से संबंधित योजना कौन सी है? इस योजना का नाम है पशु सखी योजना। दुग्ध उत्पाद को बढ़ावा व रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस योजना का नाम है आंचल कैफे योजना। यानी आंचल कैफे योजना के माध्यम से न केवल दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा बल्कि इसके माध्यम से रोजगार के नए अवसरों को भी पैदा किया जाएगा ताकि रोजगार की स्थितियों का बेहतर निर्माण उत्तराखंड में किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। सभी सरकारी सेवाओं को एक मंच प्रदान कर लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस योजना का नाम है अपनी सरकार आपके द्वार योजना। इसके माध्यम से सभी लोगों को सरकारी सेवाओं को एक मंच प्रदान करके उनके घर तक इस योजना जो सरकारी सेवाएं हैं लोगों के घर तक पहुंचाई जाएंगी अपनी सरकार आपके द्वार योजना के माध्यम से। राज्य में जायका परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? तो राज्य में जो जायका परियोजना है उत्तराखंड में ये जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। राज्य में 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है? तो 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर है। राज्य के पूर्व सैनिकों को आवासीय भवन उपलब्ध कराने हेतु योजना कब शुरू की गई? कौन सी योजना शुरू की गई? इस योजना का नाम है जय जवान आवास योजना। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत है कृषि और पशुपालन। राज्य में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री स्थापित कहां पर की गई थी? तो पहली फैक्ट्री जो मैग्नेसाइट की स्थापित की गई थी वो झिरोली में स्थापित की गई थी। और राज्य की अधिकांश कागज मिलें कहां पर हैं? आपको ये बताना है कौन से जिले में है। तो उधम सिंह नगर में उत्तराखंड राज्य की अधिकांश जो कागज मिलें हैं वो पड़ती हैं। कत्था उद्योग के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? आपको ये बताना है। तो कत्था उद्योग के लिए हल्द्वानी जनपद प्रमुख है। तो आप एक नक्शे के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको देखने को मिलेगा कि जो हल्द्वानी जनपद की अवस्थिति है वो बेसिकली अपने आप में हल्द्वानी एक जनपद नहीं है। ये तथ्य यहाँ पर गलत होगा। हल्द्वानी की जो अवस्थिति है वो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पड़ती है। तो हल्द्वानी अपने आप में जनपद नहीं है। ये तथ्य यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसकी अवस्थिति अन्य जिले में पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। राज्य की अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां कहां पर स्थित हैं? तो राज्य की अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां देहरादून में स्थित हैं। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहां पर स्थित है? तो राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की अवस्थिति देहरादून में है। कोटेश्वर बांध का निर्माण कहां पर किया गया था? भागीरथी नदी पर किया गया था कोटेश्वर बांध का निर्माण। राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ग्लोगी जल विद्युत परियोजना राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो मनेरी भाली परियोजना की जो अवस्थिति है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। राज्य में अधिकांश चूने का भंडार कहां पर स्थित है? राज्य में अधिकांश चूने का भंडार देहरादून के आसपास स्थित है।
राज्य के सर्वाधिक उद्योग कहाँ पर स्थित है? राज्य के सर्वाधिक उद्योग उधम सिंह नगर में स्थित है। तो ये अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे और पूरी उम्मीद है कि आने वाली उत्तराखंड की प्रारंभिक परीक्षा में इनसे संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।